कि विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार है, चलिए देखते हैं। तो बात करें भारत में, तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेकंड है राज्य विश्वविद्यालय, थर्ड है सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, और फोर्थ है निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 4 प्रकार के हो गए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम या डीम्ड विश्वविद्यालय, और फोर्थ है निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है। तो भारत में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, संघ विश्वविद्यालय होते हैं, ये संसद में एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यानी संसद में एक अधिनियम लाया जाता है, अगर वह पारित हो जाता है तो किसी भी नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो ये एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और ये जो आते हैं ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के कार्यक्षेत्र में आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। किसके अंडर आते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आते हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा कवर किया जाता है। ये एक अधिनियम है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। इसके तहत ही इन्हें जो नए विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं इनको कवर किया जाता है। जो उनके उद्देश्य शक्ति शासन आदि को नियंत्रित करता है, यानी यह अधिनियम बताता है कि किसी भी विश्वविद्यालय के कौन कौन से उद्देश्य होंगे और क्या क्या उनके पास में शक्ति होगी और किस प्रकार से वो मतलब शक्ति का शासन कर सकेंगे। इसके अलावा ये बताता है। इसकी के तहत जो 12 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। ठीक है, अब आगे इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक ही परिसर होता है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं इनमें एक ही परिसर होता है। ठीक है, और मोटे तौर पर जो स्नातकोत्तर यानी पीजी के लेवल पर जो स्टडी होती है और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस किस पर? पीजी स्टडी पर, और जो रिसर्च से संबंधित स्टडी होती है उस पर। कुछ के माध्यम से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें कि स्नातक स्तर पर भी यानी ग्रेजुएशन लेवल पर भी कुछ प्रोग्राम के प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर भी कुछ प्रावधान किए गए, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ प्रोग्राम है यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी प्रोग्राम है, तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। 2017 में यूजीसी की नवीनतम युवा सूची के अनुसार MBA, बीटेक, एमटेक और पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले भारत में 44 डीम्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो भारत में 44 डीम्ड केंद्रीय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि MBA, एमटेक, पीएचडी, बीटेक आदि कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। ठीक है, इन कार्यक्रमों को, इन प्रोग्राम को ये चलाते हैं। अब आगे देखते हैं राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट। ये क्या कहती है? ये कहती है कि बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की निम्नानुसार है, क्योंकि उनकी नींव और उनकी परंपराओं की शर्तों के कारण जो उन्होंने बनाई है। बनारस और अलीगढ़ 2 संस्थानों ने देश भर से एकत्र किए गए दान और बंदोबस्त के लिए अपनी स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया। यानी जो ये 2 विश्वविद्यालय बनारस और अलीगढ़, ये बताते हैं कि जो इन्होंने अपना स्थापना की, अपनी स्थापना के लिए खुद ही जिम्मेदार है। इन्होंने दान के द्वारा और अन्य साधनों से अपनी स्थापना की है। हिंदू या मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने समुदाय के सदस्यों से अपील किया कि छात्रों के सभी हिस्सों में उन्हें आकर्षित किया जाएगा। यानी इन्होंने बताया कि हम छात्रों को हर लेवल पर आकर्षित करेंगे, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली मुख्य रूप से केंद्रीय, क्योंकि यह भौगोलिक रूप से किसी भी पूर्ण प्रांत से बाहर है। दिल्ली क्या है? जो दिल्ली विश्वविद्यालय है पूरी तरह से NCR के अंतर्गत आती है और किसी विशेष स्टेट के अंतर्गत यह नहीं आती है। ठीक है, और राजधानी शहर जो देश के अन्य हिस्सों से छात्रों को आकर्षित करने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली में बाहर से भी, अन्य प्रांत से, अन्य राज्यों से भी जो छात्र है वो आते हैं स्टडी करने के लिए। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ये किया जो प्रांतीय सरकार अपने प्रांत विश्वविद्यालयों के लिए करती है। तो केंद्र सरकार स्पेशली दिल्ली विश्वविद्यालय के वो चीज़ें, वो सुविधाएं दे रही है जो कि जो राज्य सरकार है अपने राज्य में अपने विश्वविद्यालय को प्रदान करती है। अब तो हम देखते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले चीज़ है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं।
तो यहाँ पे यह बात जो पूरी तरह से आप याद रखना अच्छे से, पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो कौन से विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम के में किए गए प्रावधान के अनुसार कार्यकारी समिति, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोर्ट विश्वविद्यालय के लिए चयन के लिए नामित करता है। यानी जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए कुछ इस तरह के जो कार्यकारी समिति का जो गठन भी कर सकते हैं, यानी उन जो सदस्यों को नामित भी कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा उसके बारे में देख सकते हैं, कोर्ट क्या होगा, और इसके अलावा विश्वविद्यालय के लिए चयन किए गए नामित सदस्य भी यही जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वही इनको नामित करता है। आगे इसमें मंत्रालय राष्ट्रपति के लिए कुलपति, कार्यकारी समितियों के नामितियों और न्यायालय के उम्मीदवारों चयन समिति के नामांकन के लिए सचिवालय सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो मंत्रालय ही राष्ट्रपति के लिए जो कौन कौन से कुलपतियों के बारे में और जो सदस्य होते और कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इन सब के बारे में चयन समिति के नामांकन के लिए सचिवालय को सेवा प्रदान करता है। 7 विश्वविद्यालय क्रम से 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय के बाद और यूजीसी और गैर योजना अनुदान के दायरे को जारी नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं जो विश्वविद्यालय, एक तो इनमें है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये है इम्फाल मणिपुर में। कौन सा है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल यानी मणिपुर में है ये। सेकंड है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू भी बोल देते, ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और थर्ड है हमारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, ये है चेन्नई में। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय यानी राजगीर जिला नालंदा बिहार में स्थित है ये। इसके अलावा 5वां है हमारा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद में 6वां है हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये है। तो ये 7 ऐसे विश्वविद्यालय जो कि यूजीसी के गैर योजना अनुदान के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है या फिर कौन सा नहीं है, तो उसमें से इस तरह का ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो उसमें। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, 2-3 बार कर लेंगे ना, हो जाएगा। सबसे पहले है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ में है और ये 1920 में स्थापित हुआ था। कौन सा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है और ये स्थापित हुआ था 1920 में। ठीक है, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, काफ़ी नाम है इसका और सुना भी होगा आपने न्यूज़ वगैरह में। ये नई दिल्ली में स्थित है और ये 1969 में यानी 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था। नेक्स्ट जो आपका विश्वविद्यालय वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU और ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है तेजपुर विश्वविद्यालय, ये है तेजपुर विश्वविद्यालय असम में। ठीक है, और ये संसद के एक अधिनियम के तहत 1994 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व भारती, ये है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और ये 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसे 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था। जो इसका अधिकार क्षेत्र है वो वीरभूमि जिले के शांति निकेतन के रूप में जाना जाता। पहले इसे ही विश्व भारती को शांति निकेतन के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा शांति निकेतन का विस्तार उनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था, जिनकी दृष्टि बन गई जो अब एक विश्वविद्यालय शहर है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और ये लखनऊ में स्थित है और ये 1994 में स्थापित हुआ था और 10 जनवरी 1996 को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित कर लिया गया था। एक बार फिर से देखते हैं, हम रिवाइज हो जाएगा आपको। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, सबसे पहले है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 1920 में स्थापित हुआ था। सेकंड है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU, ये नई दिल्ली में स्थित है और ये 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU और ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है
तेजपुर विश्वविद्यालय ये असम में स्थित है और यह संसद के एक अधिनियम के तहत 1994 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है विश्व भारती, यानी ये पश्चिमी बंगाल में, और ये पहले शांति निकेतन के रूप में जाना जाता था और ये गुरु नानक देव द्वारा स्थापित था। ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है और ये 1994 में स्थापित हुआ था और बाद में इसे 10 जनवरी 1996 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित कर लिया गया था। ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब हम इनके कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ठीक है। अब आपको देखना कौन सा है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है आपका पांडिचेरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है विश्व भारती विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन सी है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो अब आपको सही आंसर देना कौन कौन से इसमें। ऑप्शन ए भी है, मतलब पांडिचेरी भी जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, HNB गढ़वाल भी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसके अलावा जो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये स्टेट लेवल का विश्वविद्यालय। ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा आपका 1, 2 और 3। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, 1, 2 और 3। तो आप ये फिर से भी देख लीजिए। आगे है केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सबसे पहले कथन 1, केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे है भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के आगुन्तक के रूप में कार्य करते हैं। अभी देखते हैं। थर्ड है राष्ट्रपति के पास में कार्यकारी समितियां विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति है। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति कभी कभी कार्यकारी समितियां न्यायालय की बैठक की अध्यक्षता करता है। अब आपको जो सही है वो सेलेक्ट करने, जो ऑप्शन इसमें सही है, जो कथन सही है। तो कौन कौन से सही है? ऑप्शन ए, बी भी ठीक है और इसके अलावा 4 ठीक है। ठीक है। तो इसमें से क्या गलत है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके पास में कार्यकारी समिति यानी विश्वविद्यालय का जो प्रबंधन बोर्ड है उसको नामित करने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा वो क्या क्या कर सकते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हो वो कभी कभी कर्मचारी समितियां न्यायालय की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4।